हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार निमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए विक्रमशिला एकेडमी लेकर आए हैं एमसीक्यू की एक सीरीज, और इसी सीरीज का आज यह 27वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल और साथ ही साथ मगध के अंतर्गत विभिन्न राजवंशों ने जो राज किया है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है ग्रेट बाथ, है ना, कहाँ मिला था? ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, चंद्रपुर, मोहनजोदड़ो। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो से ग्रेट बाथ या फिर महान महान स्नानागार की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा। यदि हम मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा 1922 में इसकी खोज हुई है। राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई है। ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यदि हम कुछ और तथ्यों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बृहद अन्नागार की प्राप्ति होती है। बृहद अन्नागार, और यह अन्नागार जो है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत भी मानी जाती है, इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा। अन्न की बात करें तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई है, दयाराम शाहिनी ने की है। लोथल की खोज 1953-54 में हुई है, रंगनाथ राव जी ने इसकी खोज की है। और चंद्रग्रहण की खोज जो है 1931 में गोपाल मजूमदार जी ने की है। इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? ऑप्शन है नटराज, नरसिम्हा, बुद्ध, नृत्य करती हुई मूर्ति। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मूर्ति आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। अभी हमने इसकी बात करी है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। 1922 में राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की है। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से कुछ अन्य चीजें भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर बृहद स्नानागार है, बृहद अन्नागार, और तीन मुख वाले देवता की मूर्ति जिन्हें पाशुपत भी कहा गया है, ये भी आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जल संरक्षण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोपड़, बनवाली, धौलावीरा, कालीबंगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, धौलावीरा। ध्यान रखिएगा, है ना, ये जल संरक्षण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रहा है। धौलावीरा की बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्थल गुजरात में है। यह स्थल गुजरात में है। कई बार क्या होता है कि अगर ऑप्शन में धौलावीरा नहीं है तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बनवाली, क्योंकि बनवाली हरियाणा में है और बनवाली भी जल संरक्षण प्रणाली के लिए जाना जाता है। पर ऑप्शन में यदि दोनों होगा तो फिर आपको धौलावीरा को टिक करना पड़ेगा। यदि हम धौलावीरा के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसकी खोज 1967 में हुई है। और आर एस विष्ट और जेपी जोशी के द्वारा धौलावीरा की खोज की गई है, जो कहाँ पर है? गुजरात में है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, कोटजीजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो से मलेरिया के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन राखीगढ़ी भी है, ध्यान रखना। राखीगढ़ी आपका भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। तो यदि ओवरऑल सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो सबसे बड़ा स्थल फिर मोहनजोदड़ो हो जाता है, और भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा होता है? राखीगढ़ी हो जाता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है किस स्थान से चावल के दाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, लोथल से चावल के दाने प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, यदि हम लोथल की बात करते हैं तो लोथल एक तो भोगवा नदी के किनारे है। दूसरा आपको याद रखना है, यह गुजरात राज्य में है। तीसरा, लोथल बंदरगाह भी था, तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह पूछा जाता है, तो आंसर आएगा लोथल। और एक और आपको याद रखना है, यहाँ पे मन के बनाने के कारखाने भी लोथल से हमें प्राप्त होते हैं। इन सब चीजों को आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा
काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये CGPSC में पूछा गया प्रश्न है। लोथल, राखीगढ़ी, दायमाबाद, बनावली। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। बनावली से हमें तांबे का रथ प्राप्त होता है। यदि हम बनावली की बात करें, ध्यान रखिएगा, बनावली की बात करते हैं तो ये हरियाणा हिसार में स्थित है। हरियाणा हिसार जिला है, वहां पर स्थित है। दूसरा, बनावली भी जल संरक्षण के लिए जाना जाता है। जल संरक्षण के लिए जाना जाने वाला हड़प्पा सभ्यता का एक बड़ा स्थल है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त होती है? तो ध्यान रखना, ऑप्शन क्या है? लोथल, बनावली, रंगपुर, मोहनजोदड़ो। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, लोथल। लोथल जो गुजरात में है, बंदरगाह है ना, यहाँ से फारस की मुद्रा भी प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है, शतरंज जैसे खेल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? लोथल से शतरंज जैसे खेल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर, है ना? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? है ना, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी किस पर? व्यापार पर। और ऐसा भी माना जाता है कि हड़प्पा का जो प्रशासन था, जो शासन था, वो वणिक वर्ग के हाथ में ही था। वणिक वर्ग के हाथ में ही था, इसे आपको याद रखना है। बाकी यदि हम बात करते हैं वैदिक, ऋग्वैदिक काल की, तो वो पशुपालन पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल को अगर हम देखें तो वो कृषि पर आधारित रही है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? ऑप्शन है ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, भोजन संग्राहक सभ्यता, कबीलाई सभ्यता। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता के अंतर्गत आती है। ध्यान रखिएगा, भारत में प्रथम नगरीकृत सभ्यता ये किसको कहा गया है? हड़प्पा सभ्यता को कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, या प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसे प्रथम नगरीकृत सभ्यता भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न और पूछा जाता है, द्वितीय नगरीकृत सभ्यता की शुरुआत भारत में कब से हुई है? तो महाजनपद काल से भारत में द्वितीय नगरीकृत सभ्यता की शुरुआत होती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है? ऑप्शन है बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आलमगीरपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, हड़प्पा नामक स्थल से हमें यह चीज प्राप्त होती है। यदि हम हड़प्पा की बात करते हैं तो ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है जिसकी खोज की गई है। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई है। उसके खोजकर्ता दयाराम साहिनी है। ध्यान रखिएगा, दयाराम साहिनी है। अगला प्रश्न याद रखना, हड़प्पा से बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो ध्यान रखना, स्वास्तिक का चिन्ह है, और साथ ही साथ चक्र की प्राप्ति हमें यहाँ से होती है। साथ ही साथ हड़प्पा से शंख से बना बैल प्राप्त होता है। शंख से बना बैल भी हड़प्पा से ही प्राप्त होता है। साथ ही साथ गेहूं और जौ के दाने भी, ध्यान रखना, गेहूं और जौ के दाने भी आपको हड़प्पा से ही प्राप्त होते हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है रावी, सिंधु, सतलज और सरस्वती। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, कालीबंगा जो सरस्वती नदी के किनारे था। ध्यान रखिएगा, सरस्वती नदी को ही घग्गर नदी कहा जाता है। घग्गर नदी, तो ऑप्शन में सरस्वती नहीं हो तो ऑप्शन में क्या होगा? घग्गर नदी होगा। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां। ध्यान रखिएगा, इस कालीबंगा ये स्थान कहाँ पर है? तो राजस्थान में है, और इस स्थान की खोज 1961 में बीबी लाल ने की है। बीबी लाल और बी के थापर, तो दो लोगों के द्वारा इसकी खोज की गई है। बी के थापर, इन दोनों के द्वारा कालीबंगा की खोज की गई है। और एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं प्रश्न आता है, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां थी। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदड़ो, हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, लोथल कालीबंगा। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानियां मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? है ना, अभी हम बात कर चुके हैं वैसे इस पर। ऑप्शन है कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, रोपड़। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कालीबंगा की हम बात कर चुके हैं, बीबीलाल बी के थापर के द्वारा 1961 में कालीबंगा की खोज की गई है, जो कि राजस्थान में है। आगे बात करते हैं।
ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न और पूछा जाता है, कालीबंगा से ही अग्निकुंड की भी प्राप्ति हुई है, अग्निकुंड की भी प्राप्ति हुई है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। यहाँ से वेदिकाओं की भी प्राप्ति होती है, तो अग्निकुंड वेदिकाएं कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, रंगपुर नगर की खोज किसने की है? ऑप्शन है रंगनाथ राव, राखलदास बनर्जी, जगदत्त शर्मा, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, रंगनाथ राव के द्वारा रंगपुर नगर की खोज की गई है। कब की गई है? 1953-54 में की गई है। और ध्यान रखिएगा, ये जो रंगपुर है ये मादर नदी के किनारे है, मादर नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राजगृह के चारों ओर धातु चैत्य का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है शिशुनाग, अजातशत्रु, महापद्मनंद, घनानंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, अजातशत्रु के द्वारा। यदि हम अजातशत्रु की बात करें तो ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे, है ना, और यह हर्यक वंश मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना राजवंश है बृहदत्त, है ना, उसके बाद आता है हर्यक, उसके बाद आता है शिशुनाग, उसके बाद आता है नंद। तो अजातशत्रु किसके शासक हैं? हर्यक वंश के दूसरे शासक हैं। तो हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं बिंबिसार, और बिंबिसार के बेटे कौन है? अजातशत्रु हैं, अजातशत्रु। एक प्रश्न पूछा जाता है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, इनका उपनाम क्या था? कुणिक। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक। और बिंबिसार का उपनाम क्या था? श्रेणिक। तो ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अजातशत्रु ने ध्यान रखिएगा लिच्छवियों पर विजय प्राप्त करी है। तो लिच्छवी राज्य पर विजय प्राप्त किसने करी है? तो अजातशत्रु ने प्राप्त की है, इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, यूनानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव हुआ है ना? तो स्टेटमेंट है पहला, भारत पर अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा का आरंभ। दूसरा है भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचार। तीसरा भारत में गांधार कला शैली का विकास। तो कौन सा सही होगा? एक, दो, केवल दो, केवल तीन, उपरोक्त सभी? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है भारत में अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा, तो ये तो गलत हो जाएगा। हमारे यहाँ अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा ईरान से प्रभावित है, ध्यान रखिएगा, ईरान से प्रभावित है। दूसरा, भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचार, तो खरोष्टी लिपि भी ईरानी आक्रमण से ही प्रभावित है। भारत में गांधार कला शैली का विकास, ये बिल्कुल सही बात है। तो आंसर 3 हो जाएगा, डी हो जाएगा, केवल 3 सही है, बाकी 2 गलत है। अगर हम बात करें यूनानी आक्रमण की, तो ध्यान रखिएगा भारत पर पहला यूनानी आक्रमण किसने किया है ना? तो सिकंदर के द्वारा भारत पर पहला यूनानी आक्रमण किया गया है। कब आक्रमण किया है? 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया है। और वापस वो कब गया है? तो 325 ईसा पूर्व में वो भारत से वापस चला जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत पर प्रथम यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया है? अभी हमने बात की है। ऑप्शन है दारा प्रथम द्वारा, एंटिअल्किड्स द्वारा, शक शासक रुद्रदमन द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। प्रथम यूरोपीय आक्रमण की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, है ना, सिकंदर के द्वारा, है ना, सिकंदर यूनान का था, है ना, तो सिकंदर के द्वारा भारत पर पहला यूनानी या यूरोपीय आक्रमण किया गया है। तो मैंने जैसा कि अभी बात की, तो 326 ईसा पूर्व सिकंदर खैबर दर्रे को पार कर भारत आता है और तक्षशिला के शासक आम्बी के साथ उसकी मित्रता होती है। उसके बाद पोरस के साथ उसका युद्ध होता है ना। उसके बाद 325 ईसा पूर्व में वह भारत से वापस चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है, वह 19 महीने भारत में रहा है। तो सिकंदर कितने महीने भारत में रहा है? तो 19 महीने भारत में रहा है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिंबिसार ने मगध में स्थायी सेना की नींव रखी। अजातशत्रु का उपनाम श्रेणिक था। बिंबिसार आनंदी नामक प्रसिद्ध महिला को अवंती से मगध लेकर आया था। सही क्या होंगे? 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, कोई नहीं। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखिए बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हैं, मगध में स्थायी सेना की नींव रखी है, बिल्कुल सही बात है। अजातशत्रु का उपनाम श्रेणिक था, तो ये गलत हो जाएगा। अभी हमने बात की है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक। श्रेणिक तो बिंबिसार का उपनाम था। और तीसरा बिंबिसार आनंदी नामक, तो ध्यान रखिए गलत है, यहाँ पे आएगा कालाशोक। तो ध्यान रखिएगा कालाशोक ये माफ करिएगा शिशुनाग, ध्यान रखिएगा शिशुनाग जो शिशुनाग वंश के संस्थापक हैं, उन्होंने अवंती को जीता था। तो ध्यान रखिएगा अवंती पर विजय शिशुनाग में पाई है। तो शिशुनाग ही आनंदी नामक महिला को अवंती से मगध लेकर गए हैं, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत हो गया। तो केवल एक सही है,
है ना। तो उपरोक्त में कौन सा कथन सही है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नहीं है ओनली वन, तो ओनली वन सही होगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नागदशक था। दूसरा, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन शिशुनाग के समय हुआ। और तीसरा, शिशुनाग वंश के समय वैशाली को राजधानी बनाया गया। क्या कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है ना। तो बात करते हैं, देखिए शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ध्यान रखिएगा नागदशक था, तो ये तो गलत है। अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन था, नंदीवर्धन, तो नंदीवर्धन थे। दूसरा, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन शिशुनाग के समय हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन क्या है, काल अशोक या काक वर्ण के समय हुआ है, काक वर्ण के समय हुआ। ठीक, शिशुनाग वंश के समय वैशाली को राजधानी बनाया गया। तो अब वंश की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल बात सही हो जाएगी, है ना। तो क्या पूछा है, सही नहीं है, तो 1 और 2 सही नहीं होंगे, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पुराणों में मगध के किस शासक को सर्वछत्रांतक तथा भार्गव कहा गया है ना। तो ऑप्शन है घनानंद, अजातशत्रु, महापद्मनंद, बिंबिसार। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, महापद्मनंद को ध्यान रखिएगा सर्वछत्रांतक मतलब सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला और भार्गव जैसी उपाधियां दी गई हैं। यदि हम महापद्मनंद की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये नंद वंश के संस्थापक हैं, नंद वंश के संस्थापक हैं। और ध्यान रखिएगा इन्होंने कई सारे कार्य भी किए हैं, है ना। तो उत्तर भारत में एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना की है, जो सेना बनाई है उसमें सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया गया है। और इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त भी की है, कलिंग में नहर का निर्माण भी कराया है। और इनके बेटे होते हैं कौन, घनानंद। तो घनानंद की हत्या फिर कौन कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य कर देते हैं। नंद वंश खत्म हो जाता है और मौर्य वंश शुरू हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन है सातवाहन, गुप्त, मौर्य, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। पुराण मतलब होता है कहानियां, ऐसे 18 महापुराण माने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। सातवाहन की बात करें तो मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण कहलाता है, तो इससे सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है, इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, मगध की राजधानियों का सही क्रम क्या है। राजगृह, पाटलिपुत्र, ग्रीवज, वैशाली, वैशाली, पाटलिपुत्र, ग्रीवज, राजगृह, ग्रीवज, वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र, ग्रीवज, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मगध साम्राज्य की राजधानियों का सही क्रम, सबसे पहले ग्रीवज है, ध्यान रखिएगा। बृहद्रथ नाम के राजा ने ग्रीवज को राजधानी बनाया है। देन राजगृह राजधानी होती है, तो बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक हैं उन्होंने राजगृह को राजधानी बनाया है। ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र, तो हर्यक वंश के तीसरे राजा थे उदयन, उन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया है। वैशाली, शिशुनाग जो शिशुनाग वंश के संस्थापक हैं उन्होंने वैशाली को राजधानी बनाया। और वैशाली के बाद शिशुनाग का ही बेटा होता है कालाशुक, जिसने वापिस पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। तो वैशाली के बाद वापस पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया है, शिशुनाग के बेटे कालाशोक या जिसको काकवर्ण कहते हैं उन्होंने बनाया है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, लिच्छवी गणराज्य और अवंती पर विजय प्राप्त करने वाले शासक हैं क्रमशः अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक, उदयन, अजातशत्रु, शिशुनाग, कालाशोक, महापद्मनंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर सी। लिच्छवियों पर विजय प्राप्त करी है अजातशत्रु ने और अवंती पर विजय प्राप्त करी है शिशुनाग ने, इसे आपको याद रखना है। यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है ना, अंग महाजनपद भी था, अंग पर विजय प्राप्त करी है बिंबिसार ने। ध्यान रखिएगा अंग राज्य पर विजय प्राप्त बिंबिसार ने की है। और अंग की राजधानी होती है क्या, चंपा। तो चंपा का फिर उपराजा कौन बनते हैं, अजातशत्रु बनते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक की विजय का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन है महापद्मनंद, शिशुनाग, घनानंद, अजातशत्रु। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। तो ध्यान रखिएगा हाथी गुफा अभिलेख पहले हम बात कर चुके हैं, तो हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में है। ध्यान रखिएगा उड़ीसा राज्य में है और ये 17 पंक्तियों का ये अभिलेख है। और इसी में इस बात का उल्लेख है
कि नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद कलिंग पर आक्रमण करते हैं, कलिंग को जीतते हैं, कलिंग में एक नहर का निर्माण करते हैं और कलिंग से एक जैन तीर्थंकर की मूर्ति को मगध साम्राज्य में लेकर जाते हैं। इसे आपको याद रखना है। यदि हम बात करें हाथी गुफा अभिलेख की तो ध्यान रखिएगा, इसे कलिंग राजा खारवेल के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था, है ना। और इसी अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सप्तपर्णी गुफा की प्रसिद्धि का कारण क्या है ना। ऑप्शन है, भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन सप्तपर्णी गुफा में ही हुआ है और ये सप्तपर्णी गुफा राजगृह में है। तो ध्यान रखिएगा, 4 बौद्ध संगतियां महत्वपूर्ण है ना, 4 बौद्ध संगतियां। सबसे पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई है, राजगृह में ही सप्तपर्णी गुफा है। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुई है, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई है, पाटलिपुत्र। और चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई है, कुंडग्राम में हुई है, कुंडग्राम में हुई है। इसे आपको याद रखना है। पहली जो संगति हुई 483 ईसा पूर्व में हुई है ना, 383 में दूसरी हुई है ना, 255 ईसा पूर्व में तीसरी हुई है और प्रथम शताब्दी ईस्वी या 98 ईस्वी में ध्यान रखना चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है। इसे आपको याद रखना है। पहली बौद्ध संगति को संरक्षण अजातशत्रु ने दिया है, दूसरी को बौद्ध संगति को संरक्षण कालाशोक ने दिया है, तीसरी को अशोक ने और चौथी को कनिष्क के द्वारा संरक्षण दिया गया है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने पहले उपदेश कहाँ दिया है, तो ध्यान रखिएगा सारनाथ या जिसको ऋषिपत्तनम कहा जाता है वहां पर पहला उपदेश दिया गया था। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राजा बनने से पूर्व अजातशत्रु कहाँ का उपराजा था, कौशाम्बी, अवंती, चंपा, मथुरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, चंपा। तो जैसा कि हमने बताया कि बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता, अंग की राजधानी क्या थी, चंपा थी, जहां के उपराजा बनाए गए थे अजातशत्रु। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है महापद्मनंद, शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, महापद्मनंद। ध्यान रखना, महापद्मनंद को ही सर्वछत्रांतक कहा जाता है, भार्गव कहा जाता है, द्वितीय परशुराम की उपाधि भी महापद्मनंद को दी जाती है और इन्होंने उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र में एक जैसी शासन व्यवस्था को स्थापित किया है जिसका संचालन पाटलिपुत्र से होता था। तो केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन, रिपुंजय, नागदशक, अनिरुद्ध। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, रिपुंजय बृहद्रथ वंश के अंतिम शासक थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछा जाता है यदि पुराणों के अनुसार पूछा जाए कि मगध का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था तो आपका आंसर आएगा बृहद्रथ। ध्यान रखिएगा। और यदि पूछते हैं बौद्ध ग्रंथ या जैन ग्रंथों की बात करते हैं तो बौद्ध या जैन ग्रंथों के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा हर्यक वंश। यदि बृहद्रथ वंश की बात करें तो बृहद्रथ हुए हैं, बृहद्रथ का बेटा था जरासंध, जरासंध के बेटे थे है ना सहदेव, जरासंध के बेटे थे सहदेव। और इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहता है और अंतिम राजा रहते हैं रिपुंजय। रिपुंजय की हत्या पुलिक करता है, पुलिक की हत्या मही करता है, मही अपने बेटे को राजगद्दी पर बैठाता है जिसका नाम होता है बिंबिसार। तो वहां से हर्यक वंश शुरू हो जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की जानकारी कहां से प्राप्त होती है, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, दोनों, सिलपादिकारम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा, अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ। और यदि हम बात करें अंगुत्तर निकाय की तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक माने गए हैं। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कहे गए हैं। तो उसमें से पहला और सबसे बड़ा पिटक होता है सुत्त, दूसरा होता है विनय और तीसरा होता है अभिधम्म। तो सुत्त पिटक का ही एक निकाय माना जाता है अंगुत्तर निकाय। तो सुत्त पिटक का चौथा निकाय अंगुत्तर निकाय माना जाता है और ये बौद्ध ग्रंथ है। दूसरा भगवती सूत्र की बात करी जाए तो ये जैन ग्रंथ कहलाता है। तो इन दोनों ही पुस्तकों से हमें क्या मिलता है, 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ऑप्शन डी की बात करें सिलपादिकारम, ध्यान रखिएगा ये भी सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ माना जाता है। तो ये जैन ग्रंथ है। और दूसरी बात है, यह जैन ग्रंथ किसने लिखा है, तो इलांगो के द्वारा लिखा गया है। और एक और अति महत्वपूर्ण चीज, इस पुस्तक से हमें 3 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, 3 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। तो कौन सी 3 महाजनपद हैं,
एक है वत्स, एक है आपका अवंती, अवंती, और तीसरा आपका होता है मगध। तो अगर 3 महाजनपदों की जानकारी की बात की जाती है तो फिर आपका आंसर आएगा शिल्पाधिकार। चलिए आंसर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में गणतंत्र व्यवस्था लागू थी? ऑप्शन है बज्जी, मल्ल, दोनों, अवंती। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बज्जी और मल्ल ये 2 महाजनपद हैं जहां पर गणतंत्र व्यवस्था लागू थी। हमारा गणतंत्र से संबंधित भी लेक्चर है ना, जिसे आप जरूर देखिएगा। उसमें पहली बार एमपीपीएससी ने गणतंत्र शब्द को आपके सिलेबस में शामिल किया है, इसलिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अवंती अवंती राजतंत्रात्मक व्यवस्था लागू थी और यहाँ के प्राचीनतम राजा माने जाते हैं चंड प्रघोत। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल के संबंध में सत्य कथन की पहचान करना है। राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई, गोत्र व्यवस्था का उदय हुआ, वर्ण जातियों में बदले, आश्रम व्यवस्था का उदय हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर सी। ध्यान रखिएगा, महाजनपद काल जो टाइम पीरियड है वो 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच का कालखंड माना जाता है। और इस कालखंड के अंतर्गत जो वर्ण थे वो जातियों में बदल जाते हैं, छुआछूत की शुरुआत हो जाती है, अस्पृश्यता की शुरुआत हो जाती है। अन्य चीजों पर देखें तो राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति ये उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ध्यान रखना, उत्तर पोस्ट वैदिक पीरियड में राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई। उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र व्यवस्था का उदय होता है और उत्तर वैदिक काल में ही आश्रम व्यवस्था का उदय होता है। इसे आपको याद रखना है। यदि हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का काल उत्तर वैदिक काल कहलाता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का उदय किस कालखंड में हुआ? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा महाजनपद काल के अंतर्गत अस्पृश्यता का उदय हुआ। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह चलते थे, है ना, पर महाजनपद काल तक आते आते प्रतिलोम विवाह को गलत माना जाने लगा और यहीं से फिर वर्ण जातियों में बदल जाते हैं और अस्पृश्यता की शुरुआत हो जाती है। वैदिक काल की बात करें तो ध्यान रखना, 1500 से 1000 ईसा पूर्व का काल वैदिक काल माना जाता है, जिसकी जानकारी में माफ करना 1500 से 600 ईसा पूर्व का काल वैदिक काल माना जाता है। इसके अंतर्गत ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक आते हैं। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल उत्तर वैदिक है। महाजनपद काल 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच का काल है। और मौर्य काल की बात करें तो 322 या 323 ईसा पूर्व से लेकर 185 या 187 ईसा पूर्व के बीच का काल मौर्य काल के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? ऑप्शन है बृहदत्त, हर्यक, शिशुनाग, नंद। बात किसकी हो रही है? पुराण की बात हो रही है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर ए आ जाएगा। बृहदत्त वंश सबसे पुराना था। बृहदत्त के बाद हर्यक, के बाद शिशुनाग, के बाद नंद वंश आ जाता है। ध्यान रखिएगा, बृहदत्त वंश की हमने बात की है, संस्थापक बृहदत्त हैं, उसके बेटे होते हैं जरासंध है, उसके बेटे होते हैं सहदेव, और ये क्रम आगे चलता जाता है और अंतिम राजा रहते हैं इस वंश के रिपुंजय। हर एक वंश की बात करें तो बिंबिसार संस्थापक हैं, है ना, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन, उदयन के 3 बेटे होते हैं, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। तो नागदशक इस वंश के अंतिम राजा हैं। शिशुनाग वंश की बात करें तो शिशुनाग हैं, उनके बाद कालाशोक हैं और अंतिम राजा रहते हैं नंदी वर्धन। नंद वंश की बात करें तो संस्थापक महापद्मनंद है और अंतिम राजा घनानंद होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, पिछले क्वेश्चन में यदि बात की जाती है जैन और बौद्ध धर्म के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था, तो फिर आपका आंसर आएगा क्या? हर्यक वंश। अगला प्रश्न है, भारत पर ईरानी आक्रमण की जानकारी किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है हेरोडोटस, पार्नी, मेगास्थनीज, पतंजलि। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। हेरोडोटस के द्वारा भारत पर ईरानी आक्रमण की जानकारी दी जाती है। यदि हम हेरोडोटस की बात करें तो इन्हें इतिहास का पिता कहा गया है, इतिहास का पिता कहा गया है, और इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की है। कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, भारत पर ईरानी आक्रमण कब हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 519 ईसा पूर्व से लेकर 513 ईसा पूर्व के बीच में भारत पर ईरानी आक्रमण हुआ है। बट यदि एग्जाम में पर्टिकुलर डेट की बात की जाती है तो 516 ईसा पूर्व इसके टाइम पीरियड के बीच में आ रहा है, तो 516 ईसा पूर्व भारत पर ईरानी आक्रमण हुआ है। हखामनी वंश के द्वारा किया गया है, हखामनी वंश के द्वारा किया गया है, और इस वंश में दारा प्रथम के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया है। इसे आपको याद रखना है। अन्य तथ्यों की बात करें तो पाणिनि, इन्होंने
अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी है, अष्टाध्यायी। और ये महापद्मनंद के समकालीन थे, उनके मित्र थे। मेगास्थनीज की बात करें तो इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार आए हैं। पतंजलि, इन्होंने महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना की है, और ये पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। इन्होंने ही 2 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं, पतंजलि 2 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं पुष्यमित्र शुंग के लिए। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हखामनी वंश का अंतिम राजा था? डेरियस प्रथम, डेरियस द्वितीय, डेरियस तृतीय, सिकंदर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? डेरियस तृतीय। ध्यान रखिएगा, हमने बात की है भारत पर हखामनी वंश ने आक्रमण किया है, 516 ईसा पूर्व पे आक्रमण किया है। और इस वंश के राजा कौन थे जिन्होंने आक्रमण किया? उनका नाम था दारा प्रथम, या इन्हीं दारा प्रथम को दाराबाहु प्रथम कहा गया है, या इन्हें ही डेरियस प्रथम कहा गया है। डेरियस प्रथम, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो डेरियस प्रथम के बाद फिर भारत के राज्य क्षेत्र को डेरियस द्वितीय ने संभाला, और फिर अंत में डेरियस तृतीय ने संभाला है। और बाद में सिकंदर के द्वारा डेरियस तृतीय को पराजित कर दिया जाता है ना, इसे आपको याद रखना है। तो अंतिम राजा है डेरियस तृतीय। अगला प्रश्न है, मंत्रियों के कक्ष में हमेशा अग्नि प्रज्वलित रखने की व्यवस्था प्रभावित है? कहां से प्रभावित है? ऑप्शन है ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण, शक आक्रमण, पहलव आक्रमण। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ईरानी आक्रमण के परिणाम स्वरूप ही हमारे यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था शुरू हो जाती है, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ईरानी आक्रमण के भारत पर प्रभाव में शामिल हैं स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ईरानी आक्रमण के प्रभाव के फलस्वरूप ध्यान रखिएगा भारत में स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति आरंभ हो जाती है, जो हमें मौर्य काल में दिखाई देती है। चंद्रगुप्त मौर्य के अंगरक्षकों में स्त्रियां शामिल थी, इस बात का प्रमाण हमें मेगास्थनीज की इंडिका से मिलता है। खरोष्ठी लिपि का प्रचार, बिल्कुल सही बात है। जो भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र है ना, यहाँ पर खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ है। अभिलेख उत्कीर्ण करना, अभिलेख मतलब इसके अंदर शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख आते हैं, तो ये प्रथा भी हमने ईरानियों से सीखी है, इसलिए आंसर आ जाएगा डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया है? ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 326 ईसा पूर्व सिकंदर खैबर दर्जे के माध्यम से भारत में प्रवेश करता है ना, और तक्षशिला के शासक आम्बी के साथ उनकी मित्रता हो जाती है, पोरस के साथ युद्ध होता है, और 326 ईसा पूर्व में ही वो ब्यास नदी को पार नहीं कर पाता है, वो वापस बेबीलोन की तरफ चला जाता है। तो इसे याद रखना है ना। चलिए, और मैंने चूंकि बता ही चुके हैं है ना कि 19 महीने सिकंदर भारत में रहा है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिकंदर ने झेलम के युद्ध में किसे पराजित किया है? आम्बी, पोरस, घनानंद, महापद्मनंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पोरस। देखिए, झेलम के युद्ध को अन्य नामों से भी जाना जाता है, वितस्ता का युद्ध, वितस्ता का युद्ध है ना ये, या इसी को कहते हैं हाई डे स्पीच का युद्ध, तो इसे भी याद रखना है, हाई डे स्पीच का युद्ध है ना। और ये युद्ध कब हुआ है? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ है ना। किसके बीच में हुआ है? सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ है। पोरस कौन थे? पंजाब के राजा थे, है ना। पोरस हार जाते हैं, ऐसा यूनानी इतिहासकार लिखते हैं, और सिकंदर जीत जाता है, इसे आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न आपको याद रखना है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया है तो मगध का शासक कौन था? तो ध्यान रखना है आपको, घनानंद। तो जब घनानंद के समय ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया है, ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सिकंदर का अंतिम सेनापति कौन सा था? यूदामस, निगार्कस, आनिशिक्रेटस, अरिस्टोबुलस। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा यूदामस भारत में सिकंदर का अंतिम सेनापति रहा था। ध्यान रखिएगा, नियार्कस, आनिसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस, ये तीनों के तीनों सिकंदर की सेना में शामिल थे, और साथ ही साथ कौन थे? इतिहासकार भी थे, इसे आपको याद रखना है। अन्य की बात करें तो नियार्कस इतिहासकार तो था, साथ ही साथ सिकंदर का जल सेनापति भी था। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात किस राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए? तो इस प्रश्न के सही ऑप्शन है तक्षशिला, मगध, कट, अश्वक, है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अश्वक गणराज्य था, है ना, जहां पर पहले पुरुष सैनिक युद्ध करते हैं, जब वो मारे जाते हैं तो स्त्रियां आ जाती हैं, और फिर अंत में सिकंदर की सेना के द्वारा स्त्रियों को भी खत्म कर दिया जाता है। यह विजय सिकंदर पर एक कलंक भी मानी जाती है, इसे आपको याद रखना है। तो यह उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित एक गणराज्य भी था।
अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, कठ गणराज्य भी है ना, ध्यान रखिएगा, पंजाब में स्थित था, और यहाँ की रानी थी रानी कार्विका। रानी कार्विका, तो रानी कार्विका की सेना का नाम था चंडी सेना, और रानी कार्विका और सिकंदर की सेना के बीच में 3 युद्ध होते हैं, जिनमें तीनों युद्ध में सिकंदर की सेना हार जाती है। तो ध्यान रखिएगा, कठ गणराज्य की रानी रानी कार्विका ने सिकंदर को पराजित किया है। अगला प्रश्न है, युद्ध कला में भारतीय समकालीन अन्य राष्ट्रों से कहीं बेहतर थे, यह किसका कथन है? ऑप्शन है एरियन, नियार्कस, आनेसिक्रेटर, अरिस्टोबुलस। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? एरियन। एरियन एक इतिहासकार हैं, यूनानी इतिहासकार हैं, जिन्होंने है ना यह कोटेशन दिया है, यह स्लोगन दिया है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, आग की खोज कब हुई है? ऑप्शन है पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण काल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा, आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई है। अगर हम कुछ और अन्य तथ्यों पर बात करें तो ध्यान रखिएगा, पालिश किए हुए पत्थर जो हैं वो मध्यपाषाण काल के दौरान हमें दिखाई देते हैं। और यदि हम नवपाषाण काल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। साथ ही साथ कृषि क्रांति है ना, भारत में कृषि क्रांति कब हुई है? तो ध्यान रखिएगा, नवपाषाण काल के अंतर्गत है। तो पहिया और कृषि नवपाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीन भूगोल, एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ऑप्शन है मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, विलियम टेलर, है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। यदि हम अलेक्जेंडर कनिंघम पर बात करें तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है, सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा आप याद रख सकते हैं, इन्होंने भरहूत स्तूप की खोज की है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो भरहूत स्तूप कहाँ पर है? सतना में है। 1873 में इन्होंने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भरहूत स्तूप की खोज की है। अन्य विकल्पों पे बात करें तो मैक्स मुलर है ना, ये जर्मन विद्वान थे, बाद में ब्रिटिश हो जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते हैं। बाद में फिर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, ऋग्वेद का अध्ययन किया है, ऋग्वेद पर भाष्य भी लिखा है, पूर्व के धार्मिक पवित्र ग्रंथ नाम से एक पुस्तक भी, लेख भी जारी किया था। तो इन्होंने बताया कि आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। विलियम जोन्स की बात करें तो उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की है। कहाँ पर की है? कलकत्ता में की है। विलियम टेलर की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने सांची स्तूप की खोज की है। कब की है? 1818 में की है। ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड, विलियम जोन्स, हेनरी टेलर, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड, है ना, ध्यान रखिएगा। ये ब्रिटिश हैं, है ना, पुरातत्वविद थे, है ना, इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। मद्रास संस्कृति, है ना, पर इन्होंने कई सारी खोज की हैं। और ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, इन्होंने एक स्थान की खोज की है जिसे अतिरमपक्कम नामक स्थल है, ये तमिलनाडु में है ना। इसकी खोज रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड ने की है। और भारत में, ध्यान रखिएगा, भारत में पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार, है ना, इसी अतिरमपक्कम से प्राप्त होते हैं, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड ने की है। चलिए आगे बात करते हैं, बाकी की हम बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले अध्येता कौन थे? ऑप्शन है जॉन मार्शल, रखलदास बनर्जी, बीबी लाल, मैक्स मुलर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मार्शल, है ना, ध्यान रखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से जुड़े थे और इन्होंने ही हड़प्पा मोहनजोदड़ो, है ना, की खुदाई में मदद की है, इसे आपको याद रखना है। बाकी राखालदास बनर्जी जानते हैं, इन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की है। बीबी लाल, ध्यान रखिएगा, इन्होंने कालीबंगा की खोज की है। मैक्स मुलर, है ना, इन्होंने आर्यों के बारे में बताया है कि आर्य कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से भारत आए हैं। अगला प्रश्न है, पशुपालन और कृषि के शुरुआती प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है मेहरगढ़, अतरंजीखेड़ा, भीमबेटका, नौदा टोली।
तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा मेहरगढ़ से पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, इसे आपको याद रखना है। अन्य विकल्पों की बात करें तो अतरंजी खेड़ा ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, और यहाँ से प्राचीनतम लोहे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य ध्यान रखना है 1000 ईसा पूर्व के प्राप्त होते हैं। और कहाँ से प्राप्त होते हैं? अतरंजी खेड़ा जो यूपी में है। भीमबेटका ये तो पाषाणकालीन है, और ये यहाँ पर आदि मानव के द्वारा बनाए गए है ना चित्र प्राप्त होते हैं। तो भित्ति चित्र कहाँ से? भीमबेटका से प्राप्त होते हैं, जो रायसेन जिले में है। नवला टोली ध्यान रखिएगा खरगोन में है, और ये ताम्र पाषाणकालीन स्थल माना जाता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है ना? शूद्रकाल, बौद्धकाल, द्वितीय नगरीकरण काल, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। महाजनपद काल की हम बात कर चुके हैं, 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच का काल महाजनपद काल कहलाता है, और इसे सूत्र काल कहते हैं क्योंकि सूत्र साहित्य रचा गया है। तो धर्म सूत्र, गृह सूत्र, सुलभ सूत्र और स्रोत सूत्र की रचना यहाँ पर हुई है। बौद्ध काल कहा जाता है क्योंकि महात्मा बौद्ध ने अपने प्रवचन दिए हैं और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई है। द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहा जाता है क्योंकि इसी समय बड़े बड़े नगरों की स्थापना होती है। तो उपरोक्त डी है ना इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो आज के लिए फिर इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। एमपीपीएससी में मौर्य काल से 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।